हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वह होगा मेघदूत के कथानक, यानी मेघदूत के जो कथानक है, कथा है, उस पर परिचय हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका कथानक क्या है। ठीक है, तो मेघदूत के दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक है पूर्व मेघ और एक है उत्तर पूर्व मेघ है और एक है उत्तर मेघ। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। कल हम पढ़े थे कि मेघदूत को दो भागों में बांटा गया, एक एक है उत्तर मेघ, एक है पूर्व मेघ। तो जो है पूर्व मेघ में कुल 63 श्लोक है और जो उत्तर मेघ में कुल 52 श्लोक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 115 श्लोक है। कितने दोस्तों? 115 श्लोक कुल टोटल है। और यहाँ पे जो है हम यानी कि 63 श्लोकों का आज का जो है उसके 63 श्लोकों के जो सामान्य परिचय है उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और जो है यहाँ पे प्रश्न भी बताए जाएंगे दोस्तों, तो आप इसको प्रश्न में जो है इसको जो है प्रश्न के हिसाब से इसको पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न ही हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। हमारा कथानक स्टार्ट होता है जो है रामगिरी पर्वत से। कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? रामगिरी पर्वत से। तो रामगिरी पर्वत जो है यह जो है चित्रकूट में स्थित है। यह कहा जाता है मल्लीनाथ इत्यादि के द्वारा। और जो है रामगिरी पर्वत में एक यक्ष है जिसको जो है उसके स्वामी जो है कुबेर के द्वारा जो है श्राप प्राप्त हुआ है। श्राप दिया गया 1 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 1 वर्ष का जो है उसे श्राप मिला है। ठीक है, तो यक्ष है जो रामगिरी पर्वत में निवास करता है। 1 वर्ष का श्राप मिला है किसके द्वारा? तो कुबेर के द्वारा। कुबेर कौन है? तो यक्ष का स्वामी है। कौन है दोस्तों? यक्ष का स्वामी है। तो यह जो है यक्ष जो है अपने काम में क्या कर दिया? प्रमाद कर दिया। उसका ड्यूटी था, उसका काम था सुबह सुबह जो है कुबेर के यहाँ जो है ताजे ताजे कमल के फूलों को पहुंचाना। कुबेर जो है भोलेनाथ के भक्त थे, वह उनका पूजा इत्यादि करते थे। तो सुबह सुबह फूल को पहुंचाना। और कुबेर की जो है यहाँ पे यक्ष जो है इसकी नई नई शादी हुई थी और अपने यक्षिणी के साथ रहने पर वह जो है ज़्यादा उसका उठने में विलम्ब हो गया और वह जो है फूल को नहीं पहुंचा पाया, देर में पहुंचा पाया, जिससे जो है कुबेर को क्रोध आ जाता और वो जानते हैं कि इसका कारण क्या है, यानी कि जो फूल पहुंचाने में जो देरी हुई है इसका कारण क्या है। तो उन्हें समझ में आया कि यक्षिणी इनका जो है इस कथानक की मुख्य कारण है, यानी कि यक्षिणी यदि नहीं होती तो यक्ष जो है समय से पुष्प को पहुंचा देता। तो इसीलिए जो है कुबेर ने जो है यक्ष को 1 वर्ष का श्राप दिया यक्षिणी से अलग होने का। कितने वर्ष का दोस्तों? 1 वर्ष का श्राप दिया यक्षिणी से अलग होने का। तुम जो है यक्षिणी से अलग हो गए। शर्त यह रखा कि जो यक्ष है, यक्ष इत्यादि जो होते हैं यह देव कोटि के होते हैं। इनके पास अनेक प्रकार के जो है सिद्ध रहती हैं, जिससे वो यह जो है अपने रूप रंग इत्यादि को बदल सकते हैं। तो इनकी जो है शक्तियाँ जो है उनको जो है कुबेर ने समाप्त कर दिया, यानी कि श्राप दिया और 1 वर्ष के लिए इनकी जितनी भी शक्तियाँ थी उनको जो है समाप्त करके जो है उन्हें श्राप दे दिया। तो यक्ष जो है 1 वर्ष के लिए कहाँ आ गया? रामगिरी पर्वत में। तो रामगिरी पर्वत में यहाँ पे कालिदास ने कहा कि रामगिरी पर्वत में निवास करते हुए यक्ष का जो है 8 माह व्यतीत हो गया। 8 माह जो है यक्ष का व्यतीत हो गया है जो है रामगिरी पर्वत में निवास करते हुए। तो कितने वर्ष हो गया दोस्तों? 8 माह व्यतीत हो गया। और कितने माह बाकी है? तो 4 माह भी बाकी है। ठीक है, तो यह जो है यक्ष जो है बहुत व्याकुल होता है। वह 8 माह किस प्रकार व्यतीत किया रामगिरी पर्वत पे, और वह जो है अपने उसकी जो यक्षिणी है, उसकी जो प्रेमिका है, वह इसके विरह में उसका जो है अपने जान को न गंवा दे, उसकी जान न चली जाए, इसलिए जो है वह जो है किसी को उसके पास जो है दूध बनाकर भेजना चाहता है कि जिससे उसकी यक्षिणी का जो जीवन हो वह बचा रहे। तभी उसे जो है आकाश में, जब वो रामगिरी पर्वत में इधर उधर विचरण कर रहा था, तभी उसे जो है आकाश में क्या दिखाई दिया? मेघ दिखाई दिया। क्या दिया दोस्तों? मेघ दिखाई दिया। तो सबसे पहले यह है कि जो रामगिरी पर्वत है, जो रामगिरी पर्वत हुआ कैसा है? तो रामगिरी पर्वत जो है सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला है। तो पूछेगा राम जो गिरी पर्वत हुआ किसके स्नान से पुण्य है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा कि रामगिरी जो है जो स्थान है, वह सीता के स्नान से वहाँ का जल कैसा है? पवित्र है। कैसा है? वहाँ का जल पवित्र है। और रामगिरी पर्वत में क्या है दोस्तों? तो और रामगिरी पर्वत में है घने छायादार वृक्षों से युक्त है।
ठीक है, 2 विशेषताएँ रामगिरी पर्वत की। एक यह कि वह सीता जी के वहाँ का जो जल है वह सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला रामगिरी पर्वत है। और कैसा है तो घने छायादार वृक्षों से युक्त पर्वत है, ठीक है। और जो वहाँ पे जो है इस छायादार वृक्षों और जल को पीते हुए यक्ष जो है अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो तभी उसे जो है एक दिन आषाढ़ का महीना आ जाता है, यानी बरसात का महीना स्टार्ट हो जाता है और उसे जो है आसमान में, आकाश में जो है इधर-उधर जो है मँडराते हुए मेघ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मेघ को वह जो है आषाढ़ के प्रथम दिन देखा। तो प्रश्न बनेगा कि जो है यक्ष मेघ को कब देखता है? तो आषाढ़ के प्रथम दिन देखता है। कैसे देखता है? किस अवस्था में देखता है? मेघ क्या कर रहा था? यक्ष कैसे देखता है? तो वह देखता है कि वह जो है मानो पर्वतों से क्रीड़ा करते हुए, यानी वक्र क्रीड़ा, गज के समान यानी हाथी के समान वक्र क्रीड़ा करते हुए जो है तुल मेघ को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह मेघ ऐसे दिखाई दिया मानो कोई हाथी हाथी है और काले पर्वत को वह क्रीड़ा करा, उससे खेल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ मेघ का जो है आकार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कब देखा? आषाढ़ के प्रथम दिन। कैसे देखा? तो उसने मेघ को देखा, यक्ष ने मेघ को देखा कि मानो गज के समान वह जो है वह पर्वतों से वह क्रीड़ा कर रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 2 प्रश्न इसमें बनेंगे। अगला यहाँ पे बनेगा कि क जो है यहाँ पे हो चुका ये जो है कश्चित पद जो है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, ये जो पहला श्लोक है तो यहाँ पे जो है कौन-सा मंगलाचरण है, कौन-सा जो है तो यहाँ पे जो है इसमें जो है मंगलाचरण कौन-सा है दोस्तों? तो इसमें जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क मतलब ब्रह्म होता है, चित मतलब ब्रह्म। तो यहाँ पे जो है परमात्मा की स्तुति की गई है। जो है और जो है यहाँ पे मंगलाचरण की बात हो गई तो यहाँ पे मंगलाचरण जो वस्तु निर्देशात्मक है। क्यों मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है कथा कथा जो है स्टार्ट हो गया। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, जो यहाँ पे डायरेक्ट जो है कश्चित जो है कहानी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसमें मंगलाचरण जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो पूछेगा कि यहाँ पे जो है कौन सा मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है मेघदूत में? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे जब वह देखता है, यक्ष को देखता है, वह उधर विचरण करता है, वह मेघ को देखा, तो उसकी जो है यक्ष के बारे में बताया कि यक्ष हो कैसा गया है। यक्ष जो है यक्षरी के विरह में किस अवस्था में हो गया, कैसा हुआ है, उसका आकार कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है। तो यहाँ पे कालिदास ने कहा कि प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष के कलाई से स्वर निर्मित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया। तो यक्ष कैसा हो गया दोस्तों? उसके कलाई से जो है सोने के कंगन गिर गए हैं। कौन से कंगन? स्वर्ण कंगन, सोने के कंगन गिर गए हैं और उसकी कलाई कैसी हो गई? तो रिक्त कलाई वाला वह जो है कौन हो गया? यक्ष हो गया है। ठीक है, तो पूछेगा दुर्बल कलाई वाला कौन हो गया? तो यक्ष हो गया है। किसके कलाई से कंगन गिर जाता है? तो यक्ष के कलाई से कंगन गिर जाता है। कंगन जो है कंगन कैसा था? तो स्वर्ण स्वर्ण निर्मित कंगन था। ठीक है, अब पूछेगा रिक्त कलाई वाला कौन हो गया है? तो यक्ष हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आगे यहाँ पे अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुँचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व ये यह जो है कुटच के पुष्पों से मेघ को अर्घ देता है। जब वह देखता है कि मेघ जो है उसके सामने है, तो वह सोचता है कि मैं जो हूँ अपने संदेश को जो है अपने प्रिया तक इस मेघ के द्वारा पहुँचा सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना चाहता है? वह मेघ को जो है खुश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो मेरे को खुश करना चाहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि किसी को खुश करना पड़ेगा तो हमें जो उससे प्रेम से बातें करनी पड़ेगी, उसका सेवा सत्कार करना पड़ेगा। तो यक्ष ने भी यही किया। उसने इस श्लोक में कहा कि अपनी कुशलता अपनी प्रिया तक पहुँचाने के लिए उन्हें निवेदन किया और उसने क्या किया? मधुर वाणी को बोला। मधुर वाणी को बोला और जो है कुटज के ताजे पुष्प से अर्घ्य भी दिया। उसने जो है यक्ष ने कुटज के ताजे पुष्प से अर्घ्य दिया, यानी कि उसकी पूजा की। किसकी? मेघ की। ठीक है, मेघ की पूजा की किसके पुष्पों से? तो कुटज के पुष्पों से। कुटज के पुष्प क्या होते हैं? तो गिरी मल्लिका यानी पर्वत में मल्लिका नाम की जो पुष्प होते हैं उसी को कुटज पुष्प कहते हैं। तो ताजे खिले पुष्प से अर्घ्य दिया और जो है उसे जो है मधुर उसका जो है स्वागत किया कि क्या है? आपका स्वागत है इस रामगिरी पर्वत में, और जो है उसे कुटज के पुष्प से जो है उसको अर्घ दिया, उसको प्रार्थना की। किसको? मेघ को। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा यक्ष ने किससे प्रिय वचन बोले? तो यक्ष ने जो है मेघ से प्रिय वचन बोले। ठीक है, यक्ष ने जो है अर्घ्य जो है किसके पुष्पों का दिया? तो कुटज के पुष्पों से दिया। ठीक है, इतने प्रश्न बनेंगे। आगे है कि जो मेघ है वह है कैसा?
वह जो है मेघ किससे मिलकर बना हुआ, किन-किन तथ्यों से मिलकर बना हुआ है और हमें जो है संदेश जो है किसके साथ भेजना चाहिए, व्यक्ति को संदेश किसके साथ भेजना चाहिए और मेघ है कैसा। तो कालिदास ने कहा कि जो मेघ जो बना हुआ किससे बना है, तो बना है धूमम ज्योति सलिल मरुताम, यानी धुएं ज्योति और सलिल से 4 तथ्यों से मेघ जो है बना हुआ है। धूम ज्योति सलुर सलिल मरुताम वह मेघ और कहाँ संदेशार्थ, यानी कहाँ संदेश और कहाँ मेघ। तो संदेश किससे भेजना चाहिए, जो पटुकारता हो, जो बोलने में बहुत तेज हो, पटुकारता हो, ऐसे व्यक्ति से संदेश भेजना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति जो धूम ज्योति सलिल मरुता से बना हुआ ऐसे व्यक्ति से। तो यहाँ पे कालिदास ने मेघ के बारे में बताया, मेघ किन तत्वों से मिलकर बना है, तो 4 तत्वों से मिलकर बना है, धूमा ज्योति जल और वायु से। यह प्रश्न पूछेगा किन तत्वों से मिलकर बना है, तो 4 तत्वों से मिलकर बना है। और जो है संदेश किससे भेजना चाहिए, तो जो है जो जो बोलने में पटुकारता है, जो बोलने में बहुत तेज हो, उससे संदेश भेजना चाहिए। ठीक है, और कालिदास ने किससे संदेश भिजवा रहे हैं, यक्ष किससे संदेश भेज रहा है, तो मेघ से। तो यहाँ पे मेघ के बारे में बताया गया और संदेश किससे भेजना चाहिए इस बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया इस श्लोक में कालिदास के द्वारा। ठीक है, आगे है कि मेघ है कैसा, उसका वंश क्या है। ठीक है, मेघ किस वंश का है, तो कालिदास ने कहा कि जो है क्योंकि यक्ष प्रार्थना कर रहा, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको खुश करने के लिए कहेगा कि तो जो है मैं आपको जानता हूँ, मैं तुम जानामि, मैं आपको जानता हूँ कि आप कहाँ से हैं। तो यक्ष कहता है मेघ को कि मैं आपको जानता, आप जो है विश्व विदित, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे वंश के आप हैं। तो मेघ का जो वंश क्या है दोस्तों, तो उसका वंश है पुष्कर वंश और आवर्तक वंश। मेघ दो वंश, उसके वंश का नाम है पुष्कर और आवर्तक वंश। यह ऐसा वंश है जो है बहुत अधिक यानी मूसलाधार बारिश करता है। ठीक है, तो मेघ ने यक्ष ने कहा कि मैं आपको त्वम जानामि, मैं आपको जानता हूँ, आपके वंश को जानता हूँ, आपका वंश ऐसा है जो विश्व में विदित है और आपके वंश का नाम है पुष्कर आवर्तक वंश। ठीक है, और आप जो है इंद्र के प्रमुख व्यक्ति में हैं और जो है आप ऐसे हैं जो स्वेच्छानुसार अपने रूप को धारण कर सकते हैं। यह किसने कहा, तो यह सारी बातें जो यक्ष ने मेघ से कहा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न होगा कि यक्ष जो है मेघ किस वंश में का है, तो पुष्कर आवर्तक वंश है। यक्ष जो है किसका प्रमुख व्यक्ति है, तो यक्ष जो है मेघ किसका प्रमुख व्यक्ति है, तो मेघ जो है इंद्र का प्रमुख व्यक्ति है। यक्ष ने कहा कि मेघ जो है इंद्र का प्रमुख व्यक्ति है। और यक्ष और जो है मेघ कैसा है, तो मेघ जो है स्वेच्छानुसार अपने आकृति और रूप को बदल सकता है। ठीक है, तो मघोना कौन है, तो मघोना शब्द से इंद्र का बोध हुआ, तो मघोना का प्रधान व्यक्ति कौन है, तो मेघ है। ठीक है, तो यहाँ से होगा प्रश्न कि मेघ का प्रधान जो है मेघ किसका प्रधान व्यक्ति है, तो इंद्र का है। मेघ अपने रूप कौन अपने रूप आकृति को बदल सकता है, तो मेघ बदल सकता है। आगे हमारी पॉइंट में आगे हमारे श्लोक का जो है वह है कि यहाँ पे है दोस्तों कि मेघ को संतप्तों के एक मास शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल धवल है। तो यहाँ पे जो है यक्ष जो है मेघ से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ मेरे संदेश को लेकर जाना है। तो जहाँ तुम्हें जाना है उसका नाम है अलकापुरी। वो क्या है, अलकापुरी उसका नाम है। तुम्हें अलका लेकर मेरे संदेश को जाना है। और अलका में स्थित कैसा है, कैसे तुम जानो कि यही अलका है, तो वहाँ पे जो है चंद्र की चांदनी से महल है और वहाँ भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा हमेशा सुशोभित होती रहती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मेघ के संतप्तों का एकमात्र सरल धाता बताया, जो यक्ष ने कहा कि हे मेघ, तुम सभी संतप्तों जितने भी इस पृथ्वी पर संतप्त है उन सभी के लिए तुम ही एक ही मात्र सरल दाता हो। तो मैं भी कहा, मैं क्या हूँ, मैं भी संतप्ति हूँ, तो आप मेरे संदेशों को ले जाइए। यह जो है कौन कहता है, यक्ष कहता है मेघ से। तो जो है सब संतप्तियों के शरणदाता कौन है, तो मेघ है। ठीक है, और मेरे संदेशों को तुम अलका ले जाओ। तो वह कहता है कि मेरे संदेशों को तुम अलका ले जाओ। और जो है यहाँ प्रश्न पूछेगा कि अलका के बाहरी उद्यान में कौन स्थित है, तो अलका के बाहरी उद्यान में भगवान शिव स्थित है। और भगवान शिव के स्थित पर क्या सुशोभित होता है, तो चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है। ठीक है, चंद्रमा सुशोभित होता और चंद्रमा की चांदनी से क्या किसके महल धुल गए हैं, क्या धुल गए हैं, क्या श्वेत वर्ग के हो गए, तो वहाँ के महल श्वेत वर्ग के हो गए। पूछेगा चंद्रमा की चांदनी से वहाँ अलकापुरी के महल कैसे हो गए हैं, तो धवल यानी धुल गए हैं, मानो सफेद वर्ग के हो गए हैं। ठीक,
अगला हमारा है कि चातक जो है आगे बोलते हैं, यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम जाओगे मेरे संदेश को, जब तुम जाओगे तो तुम्हारी बाईं ओर जो है पपीहा बोलेगा। और पपीहा का बाईं तरफ बोलना क्या होता है, शुभ कहलाता है। तो वह कहता है जब तुम आकाश मार्ग से मेरे संदेश को अलकापुरी ले जाओगे तो तुम्हें रास्ते में चातक मिलेंगे, और वह चातक जो है मेघ के बाईं ओर शब्द करते रहेंगे, यानी तुम्हारे बाईं ओर वह बोलेंगे। तो पूछेगा कि मेघ के बाईं ओर कौन बोलेगा, तो चातक बोलेगा। ठीक है, प्रश्न ये बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेघ के बाईं ओर कौन बोलेगा, तो चातक बोलेगा। ठीक है, और उन्हें कहा कि जब तुम जाओगे आकाश मार्ग से तुम्हें आकाश में पंक्तिबद्ध में, यानी कि एक लाइन से क्रम में जो है तुम्हें जो है बकुलियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और बकुलियां जो है उड़ती हुई दिखाई देंगे, और बकुलियों का एक खासियत है, यदि तुम नहीं जाओगे तो आकाश में जो है बकुलियां जो है क्या करेंगी, पंक्तिबद्ध होकर नहीं चलेंगी, और पंक्तिबद्ध होकर नहीं चलेंगी तो उनका जो जो गर्भाधान का समय है वह उससे क्या हो जाएंगी, विरक्त हो जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेघ आया है, और जो है इस प्रकार उनका गर्भाधान इत्यादि कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कालिदास ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है बकुलियों का जो है उड़ते उड़ते मैथुन होता है, मैथुन क्रिया हो जाती है दोस्तों, और उसी में वह गर्भाधान कर लेती है। तो कालिदास ये कहना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे तो बकुलियां तुम्हारे जो है आकाश मार्ग में तुम्हारी जो है लाइन पंक्ति बंद होकर तुम्हारी सेवा करेंगी। क्या करेंगी, सेवन करेंगे, और उड़ते उड़ते क्या करेंगे, अपने गर्भाधान का जो है अपने गर्भाधान से परिचित हो जाएंगे कि उनका गर्भाधान का क्या हो गया, समय आ गया है। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि आकाश मार्ग में पंक्तिबद्ध होकर कौन उड़ेगा, तो बगुलियां उड़ेंगी। बगुलियां जो है किससे परिचित हो जाएंगी, तो गर्भाधान इत्यादि के समय से परिचित हो जाएंगे कि यह समय जो है आ गया है। ठीक है, तो आगे है कि यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना जो है यक्षिणी, यहाँ पे यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणी को मेघ अवश्य देखेंगे। तो वह कहता है कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे अलकापुरी तो वो यक्षिणी जो है दिनों की गणना करने में तत्पर हो जाएगी कि मेरे जो है स्वामी है 8 माह बीत गया है, 4 माह बाकी, इस प्रकार की दिनों की गणना करते हुए तुम मेरी यक्षिणी को देखोगे। तो यक्ष जो है यह बताना चाहता है कि यक्षिणी मेरी जो है इंतजार कर रही है और दिनों की गणना कर रही है। तो यहाँ पे पूछेगा प्रश्न कि दिनों की गणना करते हुए कौन दिखाई देगी, तो यक्षिणी दिखाई देगी। ठीक है, कहाँ दिखाई देगी, अलकापुरी में। यह कौन किससे कर रहा, तो मेघ जो यक्ष जो है मेघ से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष को विश्वास है कि जो वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणी को मेघ अवश्य देखेगा, क्योंकि मेघ जो है यक्षिणी उसको उसको जो है आज भी जो है जीवित है, वह मरी नहीं, वह जिंदा है। तो ऐसा जो है यक्ष का विश्वास है, और ऐसा मेघ से कहता है। और कहता है कि जब तुम जाओगे अलकापुरी तो मेरी यक्षिणी को दिनों की गणना करने में तत्पर ऐसा देखोगे, और जो है तुम अवश्य अपनी भातृजाया को तुम क्या करो, अवश्य देखोगे, क्योंकि यक्ष मेघ की भाभी है, ऐसी भातृजाया यक्षिणी को कहता है। तो कहता है तुम जाओगे जब अलकापुरी तो ये मेरी यक्षिणी यानी अपनी भातृजाया को अवश्य जीवित देखोगे। ठीक है, और जो है यहाँ पे कहते हैं कि मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मृणाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे। और कहता है यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे आकाश मार्ग से तो यहाँ पे जो है कुछ राजहंस जो है मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हैं। क्यों उत्सुक हैं, क्योंकि जो राजहंस होते हैं बारिश के दिनों में वह जो है नहीं रह पाते हैं इधर, मतलब गंदे स्थानों पर, तो उन्हें जो है तो वह जो है जब बरसात का दिन आते हैं तो ये जो हंस होते हैं वह जो है मानसरोवर चले जाते हैं। ठीक है, तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे आकाश मार्ग से जाओगे तो जो है राजहंस जो है तुम्हारे साथ जो है मानसरोवर जाने के लिए क्या करेंगे, उत्सुक रहेंगे, क्योंकि तुम्हें भी मानसरोवर यानी कि मानसरोवर से आगे अलका ही जाना है। तो मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए जो है चोंच में मृणाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे। तो यही कहता है कि तुम्हारे क्या होंगे, आकाश मार्ग में राजहंस तुम्हारे साथी होंगे। और जो है राजहंस अपने मुख में क्या लिए हुए हैं, तो जो यह लिए हुए हैं कि जो है कमल नाल यानी कि कमल के जो डंठल है उसको जो है अपने चोंच में लिए हुए हैं रास्ते में भूख मिटाने बदे। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि राजहंस अपने मुख में क्या लिए हुए हैं? तो कमल नाल लिए हुए हैं और जो है आकाश मार्ग में मेघ के कौन साथी होंगे? तो राजहंस साथी होंगे। ठीक है, राजहंस जो है मेघ के साथ कहाँ तक जाएँगे? तो मानसरोवर तक जाएँगे। ठीक है, इतना इतना प्रश्न बनेगा इसी श्लोक से। आगे है, श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। श्री रामचंद्र के चरण चरणों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है और मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा करता है। इस श्लोक में काली जो है कहना चाहते हैं, यक्ष कहना चाहता है कि हे मेघ, तुम अपने दोस्त, जो तुम्हारा दोस्त रामगिरी पर्वत, उससे तुम पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं, ऐसा तुम पूछ लो। और यहाँ जो है रामगिरी के जो चरण चिन्ह है उनसे उनसे विदाई मांग लो, उनका स्पर्श कर लो, उनसे पूछ लो और तब उसके बाद जाओ। और जब तुम जाने लगना तो किस दिशा की ओर जाना? उत्तर दिशा की ओर जाना। जब तुम यहाँ से उड़ना तो उत्तर दिशा की ओर जाना। और जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो तुम्हें रास्ते में दिंग दिग नाग 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 मिलेंगे और उनके स्थूल मोटे मोटे स्थूलों को हटाते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, और रामगिरी के आश्रम के गीले, यानी जब तुम उड़ने लगा जाने लगना तो रामगिरी के जो गीले स्थूल है यानी कि स्थल बेत है जो है उनसे होते हुए और नागों के हाथियों के सूर को हटाते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ जाना, ऐसा जो है यक्ष कहता है। तो यहाँ पे होगा कि यक्ष जो है मेघ जो है किससे पूछने, यश जो है मेघ से किससे पूछने के लिए कहता है? तो रामगिरी पर्वत से जो है रामगिरी पर्वत से पूछने के लिए कहता है कि तुम रामगिरी पर्वत से पूछ लो, यह तुम्हारा मित्र है तो इससे जो है तुम पूछ लो। और उसके बाद जो है मेघ जो है किस दिशा की ओर उड़ता है? तो उत्तर दिशा की ओर उड़ता है। रास्ते में वह जो है किसके स्थलों को हटाते हुए इसको जाना है? तो दिंग नागाओं के स्थलों यानी मोटे मोटे उसके स्थलों को हटाते हुए जाना है। और जो यहाँ पे कि जो है रामगिरी के आश्रम के जो निचले स्थल है वह कैसा है? तो गीले स्थल बेतों से युक्त स्थल है। ठीक है, और जो है यहाँ पे यक्ष कहता है कि यह जो इंद्रधनुष से युक्त जो है श्याम मेघ से उपमा जो है गोभेजधारी भगवान श्री कृष्ण ने की गई। एक श्लोक में जो है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा इंद्रधनुष से युक्त श्यामल जो मेघ है उसकी उपमा किससे दी गई? तो गोभेजधारी भगवान जो है श्री कृष्ण से दी गई है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने कि मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम जो है मेघ किस प्रदेश में पहुँचता है, यानी कि पहला प्रदेश कौन सा है जिसमें मेघ को सबसे पहले प्रवेश करता है? कौन सा ऐसा पर्वत है जहाँ मेघ जो है सर्वप्रथम रुकता है? और कौन सी ऐसी नदी है जहाँ से सर्वप्रथम जो है मेघ जो है जल को ग्रहण करता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे की पंक्ति देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश आता है। यक्ष कहता है जब तुम आगे बढ़ना उत्तर दिशा से होते हुए, जब तुम आगे बढ़ना तुम्हें क्या मिलेगा? माल प्रदेश मिलेगा। और वहाँ तुम थोड़ा सा पश्चिम होकर वहाँ के प्रदेशों को तुम गीला कर देना, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा वर्षा कर देना जिससे वहाँ के जो सुगंधित भूमि है उसमें क्या हो जाए? सुगंध आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश आता है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा माल प्रदेश आता है। ठीक है, कौन सा प्रदेश? मालवा यानी माल प्रदेश आता है। जो है जो है यक्ष मेघ जो है उत्तर दिशा की ओर जाते हुए किस दिशा की ओर थोड़ा मुड़ जाता है? तो पश्चिम थोड़ा सा मुड़ जाता है। किस प्रदेश में वह सबसे अधिक जो है वर्षा करता है? तो माल प्रदेश में वह वर्षा करता है। कहाँ की भूमि को सुगंधित कर देता है मेघ जो है? तो वह जो है माल प्रदेश की भूमि को सुगंधित कर देता है। कहाँ की भूमि जोती हुई है? तो माल प्रदेश की भूमि जोती हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो इसको देखिएगा कि जो है माल प्रदेश की भूमि जोती हुई है और वहाँ के वर्षा करके वहाँ की भूमि को क्या कर दिया? सुगंधित कर दिया है। अगला होगा प्रश्न की जो है सर्वप्रथम वह किस पर्वत पर रुकता है? तो मेघ सर्वप्रथम जो है आम्रकूट पर्वत पे रुकता है। ठीक है,
किस पर्वत पे? आम्रकूट पर्वत पे। आम्रकूट एक ऐसा पर्वत है जब उसमें दवा अग्नि लगी थी, यानी कि अग्नि लगी थी, तब जो है मेघ जो है अपनी वर्षा से उस दवा अग्नि को शांत किया था। तो यक्ष कहता है जब तुम जाओगे आम्रकूट पर्वत पे तो वहाँ पे थोड़ा क्या करना, विश्राम कर लेना, क्योंकि पहले किए गए उपकार के बदले जो है आम्रकूट पर्वत क्या करेगा, तुम्हें अपने चोटी पर जरूर धारण करेगा, अपनी चोटी पर स्थान देगा। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि मेघ ने जो है सबसे पहले जो है मेघ ने जो है सबसे पहले किस पर्वत पर रुकता है, तो आम्रकूट पर्वत पे। मेघ जो है किसकी अग्नि को शांत किया था पहले, तो वह जो आम्रकूट पर्वत की अग्नि को शांत किया था। मित्रता के कारण आम्रकूट पर्वत जो है मेघ को कहाँ बिठाएगा, तो अपने सिर यानी चोटी पर बैठाएगा। ठीक है, यह प्रश्न होगा दोस्तों। आगे यहाँ पे है कि मेघ की यात्रा का पहला पर्वत कौन सा है दोस्तों, तो हमने बताया आम्रकूट पर्वत है। ठीक है, मेघ की यात्रा का पहला पर्वत क्या है, तो आंसर हो जाएगा आम्रकूट पर्वत। ठीक है, यह वही पर्वत है जिसको प्रोफेसर विल्सन ने आधुनिक अमरकंटक कहा, जो नर्मदा का उद्गम स्थल है। यानी नर्मदा का यदि पूछे कि उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक। ठीक है, इसको ही आम्रकूट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे है। तो आगे यहाँ पे है कि आम्रकूट पके हुए, तो आम्रकूट है कैसा, तो यक्ष ने कहा कि जब तुम आम्रकूट पर्वत जाओगे तो आम्रकूट जो पर्वत है वह जो है पके हुए आम से लदा हुआ है। ठीक है, कैसे लदा हुआ, पके हुए आम से लदा हुआ है। और जब तुम उसकी चोटी पे बैठ जाओगे, यानी जब उसकी चोटी पे तुम इस प्रकार से बैठ जाओगे, तब तुम मानो कि किस तरह से लगोगे, मानो कि वह जो है पृथ्वी के स्तन के समान तुम सुशोभित होगे। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पे चोटी बैठ जाओगे तो पृथ्वी, वह पर्वत आम्रकूट पर्वत जो है पृथ्वी के स्तन के समान सुशोभित होगी। और ऊपर से जो है जो देवी देवताएं हैं वह क्या करेंगे, जो है देवी देवताओं की जो दंपतियां, जो पति पत्नी, इस दृश्य को देखकर क्या करेंगे, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत अधिक अधिक दर्शनीय होंगे। ऐसी शोभा को वह जो है देवी देवताएं अवश्य ही देखेंगे। ठीक है, तो यक्ष जो है कहता है इस प्रकार से कि जब तुम पके हुए आम्रकूट पर्वत कैसा है दोस्तों, तो आम्रकूट पर्वत जो है पके हुए आमों से युक्त है, ऐसा होगा। मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान सुशोभित प्राप्त हो जाता है, जो देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय है। ठीक है, तो आम्रकूट पर्वत कैसे किसके समान हो जाएगा, जब जो है मेघ उसकी चोटी बैठ जाएगा तो पृथ्वी के स्तन के समान हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के स्तन के समान जो है पर्वत को, आम्रकूट पर्वत पर कौन देखेंगे, तो जो देव दंपतियां वह जो है उसको देखेंगे। ठीक है, आगे होगा कि आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभोग्य है। तो यहाँ पे होगा कि आम्रकूट जो पर्वत है वहाँ पे कौन लोग निवास करती मुख्य रूप से, तो उसका उपभोग कौन करती है, तो वहाँ की वनवासियों की स्त्रियां जो वहाँ क्या करती, उपभोज करती, वहाँ पे जो है अपने प्रेमी के साथ वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, मेघ के मार्ग में पहली नदी कौन बनती है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा। मेघ के मार्ग में पहली नदी पड़ती है रेवा नदी, जिसको इस समय वर्तमान में नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा नदी कहते हैं। ये इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा अमरकूट पर्वत है। तो पूछेगा पहला नदी कौन सा है जहाँ से जल जो है मेघ जो है जल को ग्रहण करता है, तो रेवा नदी है, जिसको वर्तमान में नर्मदा भी कहते हैं। यह जो है विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई है और हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली हुई सी दिखाई देती है। ठीक है, तो हाथी के सदृश जो है चित्र के समान कौन सी नदी दिखाई देती है दोस्तों, तो रेवा नदी दिखाई देती है। जो है मेघ जो है सर्वप्रथम किस नदी के पानी को ग्रहण करता है, तो नर्मदा नदी के पानी को ग्रहण करता है। यह किस पर्वत की तलहटी में फैला हुआ है रेवा नदी दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा जो है विंध्य पर्वत की तलहटी में फैला हुआ है। ठीक है, नर्मदा का जल हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। यक्ष का जो है कालिदास यक्ष के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे मेघ, तुम क्या करना, नर्मदा नदी के जल को पी लेना। तो नर्मदा नदी की जल जो है जल की विशेषता क्या है दोस्तों, तो कालिदास ने कहा नर्मदा नदी का जो जल है वह जो हाथियों के मधु से सुगंधित है और जामुन के कुंजों से अवरुद्ध ऐसा जल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो विशेषता बताए कि जल कैसा है, तो इतना ताकतवर है जिसमें हाथियों के मद सुगंधित है, और जहाँ पे जामुन के कुंज के अवरुद्ध हो जाने पर जामुन का कसैलापन भी उसमें समाहित है। तो इस प्रकार से सुगंध से युक्त जल को तुम क्या करना,
ग्रहण करने। तो पूछेगा नर्मदा नदी का जल कैसा है दोस्तों? तो 2 प्रकार की विशेषता, हाथियों के मधु से युक्त जल है और दूसरा हो जाएगा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध जल है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न होगा। आगे है, सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर अपने प्रेमिकों का आलिंगन कर लेंगे। तो वह जो है यक्ष कहता है कि जब तुम आगे बढ़ना, आकाश मार्ग में आगे बढ़ना, तो तुम्हें क्या करेंगी, वहाँ की जो है सिंध सिंध की जो स्त्रियां वह तुम्हें देखेंगी। कब देखेंगी? जो है जब तुम वहाँ के सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर अपने प्रेमियों का आलिंगन कर लेंगी। तो कहता है जब तुम आकाश मार्ग पे जाना, तो वहाँ पे सिद्ध और सिद्धिनाएं यानी प्रेमी और प्रेमिकाएं सिद्ध जन होते हैं जो देवकोटि के होते हैं, तो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा तुम गर्जना कर देना, और जब तुम गर्जना कर दोगे तो वहाँ की जो उनकी स्त्रियां हैं अपने प्रेमी यानी कि यह जो है सिद्धों के गले लग जाएंगे। ऐसा करने पर वह तुम्हें क्या करेंगे, सिद्ध लोग तुमको धन्यवाद करेंगे। तुम ऐसा जाकर वहाँ पे कर देना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिद्ध जनों की स्त्रियां किससे कंपित हो जाती है? तो मेघ के कंपन से कंपित हो जाती हैं। सिद्ध जनों की स्त्रियां किसको आलिंगन करती है? तो अपने प्रेमियों को आलिंगन करती हैं। ठीक है, अगला होगा कि रेवा को पार करके मेघ सबसे पहले किस देश में पहुंचता है? तो प्रश्न होगा दासाड़ देश में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न होगा दोस्तों कि रेवा को पार कर मेघ सबसे पहले किस देश में पहुंचता है? तो आंसर जाएगा दसाड़ देश में पहुंचता है। ठीक है, जिसे विल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना है। यह एक प्राचीन जनपद है, इसकी राजधानी विदिशा। यह जो विल्सन के द्वारा कहा गया है, जो दसाड़ देश है, जहाँ सर्वप्रथम जिस देश में जो है मेघ पहुंचता है सर्वप्रथम, वह देश आज कहाँ है दोस्तों? तो वह देश है छत्तीसगढ़, और इसका आज जनपद है विदिशा। ठीक है, जो है इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। उस समय दशार देश की राजधानी उस समय क्या थी? जो है विदिशा थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कौन सा देश पहुंचा? दशार देश में। वहाँ की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी। ठीक है, अब यहाँ पे विदिशा जो है दशार देश की कुछ विशेषताएं बताएगी, उसका दुर्ग कैसा है। ठीक है, तो 10 दुर्गों का प्रवेश द्वार है। दसार को 10 दुर्गों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और विदिशा जो है बेतरवती नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो पूछेगा विदिशा जो है, जो दसार देश की राजधानी विदिशा है, वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर जाएगा बेतरवती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। दशार्थ को क्या कहते हैं? तो 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बेतरवती नदी की उपमा भ्रूम भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है। तो यहाँ पे कालिदास ने बेतरवती जो नदी है उसकी उपमा जो है किससे दी है? तो जो भ्रूभंग युक्त नायिका है उससे उससे दी है। ठीक है, तो पूछेगा बेतरवती नदी की उपमा किससे है? तो भ्रूभंग युक्त नायिका से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आजकल जो है भोपाल से 26 मील स्थित मालवा के भिलसा नामक स्थान को ही विदिशा माना जाता है। यहाँ पे जो है कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जो विदिशा है इस समय वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह जो है मालवा के भिलसा नामक स्थान को ही जो है उस समय क्या कहा जाता था? विदिशा कहा जाता था, जो भोपाल से 26 किलोमीटर जो है दूर है। ठीक है, यह होगा। आगे है विदिशा जो है विदिशा में मेघ निचयी नामक पर्वत पर ठहरता है। यह पर्वत वेश्याओं द्वारा युक्त प्रयुक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाएं वाला है। ठीक है, तो यक्ष कहता है कि हे मेघ जब तुम आगे जाना, थोड़ा थक जाना, तो तुम क्या करना, निचई नामक जो है पर्वत पे ठहर जाना। जो वहाँ तुम ठहरोगे तो वहाँ की स्थिति कैसी है? तो वहाँ के पर्वत जो है सुगंधों से युक्त है। तो किसके सुगंधों से युक्त है? वहाँ पे जो वेश्याओं द्वारा सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला ऐसे जो है विदिशा पर्वत जो है मेघ के निचई नामक पर्वत पे तुम क्या करना, ठहर जाना। तो दूसरे कौन से पर्वत पर ठहरता है? दूसरी बात दोस्तों, तो निश्चय नामक पर्वत पे जो है ठहरता है। कौन ठहरता है? तो मेघ ठहरता है। वहाँ की पर्वत जो सुगंधित किससी है? तो वेश्याओं के द्वारा युक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त सुगंधित वहाँ की जो है गुफाएं हैं। ठीक है, आगे है मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ ठेरा हो जाता है, तब भी तुम उस वहाँ जो है उसे वहाँ जाने का निवेदन करता है। यक्ष जो है कालिदास जो यक्ष के माध्यम से कहते हैं कि हे मेघ जब तुम उत्तर दिशा की ओर जब तुम जाना, तो वहाँ रास्ते में तुम्हें उज्जैनी मिलेगी। तो उज्जैनी थोड़ा तुम्हें वप्र क्रीड़ा थोड़ा सा
टेढ़े है तो तुम क्या करना, थोड़ा घूम के जो है उज्जैनी होकर ही वहाँ क्या करना, जाना। तो आगे जो है, आगे के श्लोकों में जो है उज्जैनी के बारे में बताया गया है। जो है उज्जैनी कैसा है, भगवान वहाँ जो है काल भैरव कैसे हैं, वहाँ पे जो है किस प्रकार से काल भै जो है भोलेनाथ जो है नृत्य किए थे, और जो है वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं, वहाँ के महल कैसे हैं। तो इस प्रकार से जो है बढ़ेंगे, वहाँ पे नदियाँ कौन-कौन सी बहती हैं, उन नदियों में कौन-सा पुष्प खिलता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ से उज्जैनी जो है प्रवेश हो जाता है, उज्जैनी में जो है मेघ जो है प्रवेश करता है। तो यक्ष कालिदास के माध्यम से यक्ष कहते हैं, थोड़ा तुम उज्जैनी में होकर जाना। वहाँ के मार्ग कैसा है दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा वक्र है, तो तुम थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होकर वहाँ होकर ही जाना, ठीक है। कौन निवेदन करता है, तो जो है यक्ष निवेदन करता है मेघ से, कालिदास के माध्यम से, ठीक है। तो मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कैसा है, कुछ टेढ़ा है, परंतु परंतु तब भी तुम वहाँ जाने का निवेदन करता है। कौन निवेदन करता है, तो यक्ष जो है जाने का निवेदन करता है। यक्ष का मानना है कि उज्जैनी की स्त्रियों की चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो वह ठगा जाएगा। यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम उज्जैनी यदि तुम जा ही रहे हो, यदि तुम उज्जैनी नहीं जाओगे तो वहाँ से क्या जाओगे, वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनके चंचल कटाक्ष नेत्रों से क्या जाओगे, तुम ठगे जाओगे, यानी कि तुम्हें वह सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए तुम क्या करना, उज्जैनी होकर जाना, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि उज्जैनी की स्त्रियों के कटाक्ष कैसे हैं, तो कैसे हैं कटाक्ष, नेत्र कैसे हैं, तो कटाक्ष हैं, ठीक है, क्रीड़ा करते हुए। तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, वहाँ के स्त्रियों के नेत्र कैसे हैं, तो चंचल और थोड़ा कटाक्ष है, ठीक है। आगे है उज्जैनी जाते हुए मेघ मार्ग में कौन सी नदी पड़ती है। तो जब उज्जैनी वो जाएगा, सबसे पहले नर्मदा पहला और दूसरी नदी कौन सी पड़ी, जो है निर्विंध्या, ठीक है। तो उज्जैनी जाते हुए मेघ में कौन मिला, निर्विंध्या नदी मिली। तो निर्विंध्या नदी से तुम मिलकर जाना। और निर्विंध्या नदी कैसी है, क्योंकि निर्विंध्या नदी जो है मानो पंछियों की पंक्ति रूपी करधनी से युक्त है, ठीक है। और कैसी है, तो निर्विंध्या नदी अपनी भंवर रूपी नाभि दिखाती है, और उसके द्वारा दिखाया गया विभ्रम ही उसका प्रणय वचन होता है, ठीक है। यह कहना निर्विंध्या को पार कर मेघ सिंधु नदी के समीप पहुंचेगा। तो सबसे सबसे पहली नदी मिली जो है रेवा, उसके बाद मिलेगी निर्विंध्या। तो निर्विंध्या नदी कैसी है, तो कालिदास कहते हैं कि निर्विंध्या नदी का जो जो प्रणय वचन है, जो प्रेम के वचन है, वह क्या है, उसके हाव भाव विभ्रव ही है, उसके आभाव विभ्रव ही है। तो तुम क्या करना, उससे होकर ही तुम जाओ, उससे मिलकर ही तुम जाना। और निर्विंध्या नदी मानो की करधनी पहनी हुई सी तुम्हें प्रतीत होगी, और अपनी नाभि को दिखाते हुए तुम प्रतीत होगी। तो ऐसे तुम्हें निर्विंध्या नदी से मिलकर ही जाना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कहीं बनेंगे इस नदी के, दूसरी नदी कौन सी आई, तो मेघदूत में दूसरी नदी हमारी निर्विंध्या नदी है। निर्विंध्या नदी जो है कैसी प्रतीत होती है, तो मानो करधनी से युक्त प्रतीत होती है। कौन जो है अपनी नाभि को दिखा रही है, कौन सी नदी, तो निर्विंध्या नदी अपनी नाभि से दिखा रही है। स्त्रियों के प्रिय जो है प्रणय वचन क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा उसके हाव भाव विभ्रह ही इसके प्रणय वचन होते हैं, ठीक है। इतने 3-4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। आगे है निर्विंध्या नदी को पार करके मेघ कौन सी नदी को जाएगा, तो निर्विंध्या नदी को पार करके मेघ जो है सिंधु नदी पहुंचेगा। सिंधु नदी कैसी है, जो चोटी पतली चोटी के समान कृश हो गई है। तो तुम क्या करना, वहाँ ठहरना, रुकना, और वहाँ पे इतना अधिक वर्षा करना कि वहाँ की जो नदी है क्या हो जाए, कुछ मोटी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ मोटी हो जाए। तो इतना बारिश करना कि उसकी जो कृशलता है, उसकी जो दुर्बलता, वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। पहले निर्विंध्या नदी इतनी पतली है, पतली एक लकीर है, एक चोटी के समान हो गई है। तो तुम वहाँ पे ठहरना, उसका हाव भाव पूछना, और उसके बाद तो वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा करना, उसके बाद तुम वहाँ पे जाना। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि यक्ष जो है निर्विंध्या नदी को पार करके किस नदी पहुंचता, तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पहुंचता, सिंधु नदी के समीप पहुंचता है। जो मेघ के विरह में कृश हो गया है, जो मेघ के विरह में क्या हो गई, निर्विंध्या नदी ने दुबली पतली कृश हो गई, एक लड़ी वाली हो गई है, एक लड़ी चोटी के समान हो गई है, ठीक है। तो कैसी हो गई, एक लड़ी वाली चोटी के समान हो गई है। और मेघ को वह उपाय करके वहां से उसकी दुर्बलता त्याग दे, यानी कि ऐसा उपाय कर दे, उसको ऐसा वहाँ पे बारिश कर दे कि उसकी दुर्बलता समाप्त हो जाए, और कैसी हो जाए, मोटी हो जाए। कैसी हो जाए दोस्तों, मोटी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से वह मोटी हो जाए, खूब मोटी हो जाए, इतना अधिक वर्षा कर दे कि वो खूब मोटी हो जाए।
तो यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सी नदी पहुँचता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कैसी है, तो एक चोटी कृष्ण के समान, एक चोटी के समान नदी वाली है। उसकी दुर्बलता को कौन समाप्त करेगा, तो मेघ समाप्त करेगा। ठीक है, आगे है निर्विंध्या जो है, निर्विंध्या नदी जो है सिंधु नदी को पार करके यहाँ पे जो है एक गांव प्राप्त होगा जिसका नाम है अवंती। अवंती उज्जैनी का प्रदेश है, जो वहाँ के राजा थे। ठीक है, बहुत जो है वहाँ के राजा थे जो बहुत ताकतवर थे, बहुत विशाल थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम वासव दत्ता था। ठीक है, वह जो है उदयन से प्रेम करती है। तो ऐसी कथा जो है अवंती में प्राप्त होगी। तो आगे के श्लोक में जो है कालिदास जो है यक्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तुम उज्जैनी जाना तो वहाँ के वृद्ध जनों से तुम क्या सुनोगे, अवंती में तुम कहाँ पहुँचोगे, अवंती प्रदेश पहुँचोगे। वहाँ के वृद्ध जनों से वत्सराय उज्जैन की कथा सुनना। वहाँ के वत्सराय उज्जैन जो है उनकी कथा सुनना, जो वत्स का राजा था, वत्स प्रदेश था उनका राजा था। तो उज्जैन की कथा सुनना। यह उज्जैन की कथा जो है वृद्ध जनों के द्वारा सुना जाएगा। उज्जैनी को दीप्तिमान स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है। उज्जैनी को विशाला भी कहा गया है। वायु को क्षिप्रा नदी के चाटुकारिता प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसी नदी के तट पर उज्जैनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उज्जैनी जो है पूछेगा, उज्जैनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछते, तो प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, मेघ जो उज्जैनी से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, अवंती प्रदेश मिलेगा। अवंती प्रदेश में किसके द्वारा वत्सरा उज्जैन की कथा सुनाई देगी, तो वृद्धजनों के द्वारा सुनाई जाएगी। ठीक है, आगे हो जाएगा उज्जैनी किसके समान है, तो उज्जैनी जो है स्वर्ग के एक टुकड़े के समान है। ठीक है, वहाँ के उज्जैनी जो है कैसा है, तो ये बहुत अधिक विशाल भी, उज्जैनी को विशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशाला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बनेंगे, स्वर्ग के टुकड़े के समान है उज्जैनी जो है विशाला है। ठीक है, आगे हमारी जो है अवंती प्रदेश के बाद जो है क्षिप्रा नदी पर पहली नदी क्या मिली, रेवा, दूसरी निर्विंध्या, तीसरी जो है सिंधु, चौथी क्षिप्रा। वायु को क्षिप्रा जो है, वायु क्यों क्यों प्रसिद्ध है, तो उसकी जो है क्षिप्रा नदी क्यों प्रसिद्ध है, तो वायु की सुगंधता के कारण। ठीक है, वहाँ पे जो है ठंडी ठंडी हवाएं जो है क्षिप्रा नदी से बहती है और उसकी चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया इसी नदी के तट पर उज्जैनी है। तो पूछेगा कि उज्जैनी किस नदी के तट पर है, बहुत जो है प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। तो उज्जैनी जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसकी क्षिप्रा नदी का जो वायु कैसा है, तो बहुत ठंडा और जो है ठंडी वायु है। ठीक है, और जो है वह क्या करती है, अपने प्रेमी जो है मेघ की चाटुकारिता के लिए जो क्षिप्रा नदी प्रसिद्ध है। ठीक, उज्जैनी के बाजार को अत्यंत वैभवशाली बताया गया। उज्जैनी का जो बाजार है अत्यंत वैभवशाली, वहाँ पे सोने जवाहरात जो है मड़ियों इत्यादि के जो है जेवर इत्यादि जो है बिकते हैं। तो उज्जैनी के बाजार को कैसा बताया गया दोस्तों, तो बहुत अधिक वैभवशाली बताया गया है। ठीक है, अगला है उज्जैनी। उज्जैनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया। तो प्रश्न होगा कि उज्जैनी में जो है, उज्जैनी में राजा उदयन ने किसकी पुत्री को का अपहरण किया है, तो प्रद्योत की पुत्री का अपहरण किया है। प्रद्योत की पुत्री का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा वासवदत्ता नाम है। ठीक है, कौन अपहरण किया था, तो उदयन अपहरण किया था। ठीक है, आगे होगा उज्जैनी में प्रद्योत का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था। यह कहा जाएगा, कथा मिलती है वृद्धों के द्वारा कि उज्जैनी में जो प्रद्योत था वह जो है सोने का ताड़ का वृक्ष लगाया था। सोने का ताड़ के वृक्ष कहाँ प्राप्त होते हैं, तो उज्जैनी में किसके द्वारा लगाया गया था, तो प्रद्योत, राजा प्रद्योत के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और जो है प्रद्योत ने ही इंद्र के प्रदत्त नीलगिरी नामक हाथी ने नष्ट कर दिया। तो इस स्वर्णमय ताल को कौन नष्ट कर दिया, तो इंद्र का नीलमणि हाथी नष्ट कर दिया। ठीक है, नीलमणि हाथी किसका था, तो इंद्र का था। इस प्रकार से यहाँ से इतने प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान जो है श्याम वर्ण के हैं। तो ये पूछेगा अलकापुरी के घोड़े कैसे हैं, तो जो है पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं। यह जो है अलका में भी अलकापुरी के घोड़े आते हैं। यह जो उज्जैनी में भी, यहाँ पे दो जगह यह प्रश्न बनता है, यह श्लोक दो जगह है, उज्जैनी में भी है, उज्जैनी में भी है और जो है अलकापुरी में। तो यहाँ पे अलकापुरी लिखा है लेकिन उज्जैनी में श्लोक आया है। अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं और वहाँ के योद्धा जो है रावण के तलवार से किए गए घावों के निशानों को ही
आभूषण मानते हैं ऐसा। तो वहाँ के जो है अलकापुरी के घोड़े कैसे हैं दोस्तों, तो हरे पत्त श्याम वर्ण के हैं, ठीक है। और वहाँ के योद्धा जो है किसको आभूषण मानते हैं, तो रावण के तलवार से मिले हुए घाव को ही क्या मानते, आभूषण मानते हैं, ठीक है। महाकाल के उद्यान गंधवती नदी के वायु से कंपित है। तो महाकाल के मंदिर के आसपास कौन सी नदी बहती है, तो गंधवती नदी बहती है। और जो है महाकाल का उद्यान किससे सुगंधित है, तो गंधवती नदी से सुगंधित है, ठीक है, कंपित है, सुगंधित है। यक्ष महाकाल मंदिर पहुंचे, मेघ को शाम के समय तक रुककर शिव की संध्या पूजा के समय नगाड़े का कार्य करने के लिए कहा। यक्ष जो है कालिदास यक्ष के माध्यम से कहते हैं कि हे मेघ, तुम जब उज्जैनी जाना है तो जब शाम का बेला यानी जब साँझ हो जाएगा तो वहाँ पे जो है क्या संध्या पूजन किया जाएगा। तुम क्या करना, वहाँ पे थोड़ा ठहरना, रुकना, और शाम जब जब महाकाल का पूजा होने लगेगा तो तुम क्या कर देना, थोड़ा सा गर्जन के साथ जो है नगाड़े को अपने अपने गर्जन को बजा देना, जिससे उनका जो है पूजा आराधना करने में थोड़ा मतलब तुम भी सहायक हो जाओगे, ऐसा जो है यक्ष मेघ से कहता है, ठीक है। तो यक्ष जो है महाकाल के मंदिर तक कब तक रुकने के लिए कहता है मेघ को, तो शाम तक, ठीक है। और क्या करने के लिए कहता है, तो अपने गर्जन इत्यादि नगा जो है बजाने के लिए कहता है, ठीक है। आगे है मेघ के श्यामकालीन जाप कुसुम के समान लाल रंग की क्रांति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें भगवान शिव की गजासुर के नीले चर्म के कार्य धारण करने की इच्छा पूरी कर दी हो। तो ये कथा है, यह कथा है कि एक बार जो है एक जो है शूर थे गजासुर, उसको जो है शिव भगवान मार दिए थे और उसके चमड़ी को अपने जो है सिर पर ओढ़कर नृत्य किए थे। तो जब तुम हे मेघ, जब तुम वहाँ पे शाम तक रुकना तो तुम भी क्या करना, वहाँ का जो शाम का जो है दृश्य होगा उसको तुम लाल और काला कर देना, जिससे जो है भगवान शिव का वर्षों पुराना यह जो उनका इच्छा थे वह क्या करना, पूर्ण कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यक्ष मेघ से कहता है। मेघ उज्जैनी के महल की छतों पर रात्रि व्यतीत करना था। तो कहता है यक्ष कि तुम कहाँ पे रात्रि जब जब तुम शाम तक वहाँ पे रुकना उज्जैनी में, और जब रात हो जाएगी तो तुम क्या करना, वहाँ के महलों पर अपनी रात्रि को व्यतीत कर देना। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि जो है मेघ किसके छतों पर रात्रि को व्यतीत करता है, तो उज्जैनी के महलों के छतों पर अपनी रात्रि को व्यतीत करता है। उज्जैनी के पश्चात मेघ के मार्ग में गंभीरा नदी आती है। कौन सी नदी आती है, गंभीरा नदी आती है, गंधवती और फिर गंभीरा नदी आती है, ठीक है। गंभीरा नदी कैसी है, तो गंभीरा नदी ऐसी है जो अपने ज्ञाता स्वादो विवृत जंघनाम को बिहातो समर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, यानी नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। ये कम से कम यहाँ पे क्लास हो चुकी है 46 मिनट, तो थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है। तो तो दोस्तों क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। कल जो है यहाँ से हम जो है गंभीरा नदी से कहानी आगे स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास आपका लंबा हो रहा है। 40 मिनट यानी 45 46 मिनट क्लास हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आगे पुनः क्लास लोग को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।